नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज मटपाल, CFP CWM। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। ओल्ड एज में आर्थिक दिक्कत ना हो, इसके लिए सभी लोग चाहते हैं कि बराबर से रिटायरमेंट की प्लानिंग हो और उसके लिए प्रॉपर पेंशन के लिए प्लानिंग की जाए। सरकार ने भी इस बात को ध्यान में रखते हुए NPS और अटल पेंशन योजना स्टार्ट की। NPS और अटल पेंशन योजना काफी हद तक सेम है, क्योंकि दोनों को PFRDA रेगुलेट करता है और दोनों का उद्देश्य सेम है कि ओल्ड एज में सभी सिटीजन्स को पेंशन मिले। लेकिन कुछ मायनों में यह अटल पेंशन योजना NPS से काफी अलग है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। मैं आपको यह बताऊंगा कि अटल पेंशन योजना के क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, आपको अटल पेंशन योजना लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, कौन कौन इस योजना को सब्सक्राइब कर सकता है, कौन इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। आज इस वीडियो में हम इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करेंगे और साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आप अटल पेंशन योजना के बजाय NPS ले तो वो आपके लिए कितना फायदेमंद होगा। इस वीडियो में हम काफी बातें करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बातें होने वाली हैं। आपको बस ये मेरी सलाह है कि आप शुरू से लेकर आखिर तक इसमें बने रहिए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी आप लेकर जाएंगे तो फिर इसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि अटल पेंशन योजना या NPS में गवर्नमेंट टाइम टाइम पर बहुत सारे चेंजेस करती रहती है, जिससे कि स्कीम और भी यूजर फ्रेंडली हो, निवेशकों के लिए और भी फायदेमंद हो। तो मैंने NPS पे तो पहले ही 3 वीडियो बनाए हैं। एक में मैंने NPS को पूरा एक्सप्लेन किया था, दूसरे वीडियो में मैंने आप अगर NPS में कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपको कितनी पेंशन मिलेगी ये पूरा एक्सप्लेन किया था, और तीसरा वीडियो मैंने NPS टियर 2 अकाउंट के ऊपर सेपरेटली बनाया था। तो उसमें मुझे काफी लोगों ने सलाह भी दी थी कि मुझे अटल पेंशन योजना पर वीडियो बनाना चाहिए, और मेरी भी इच्छा थी कि मैं आपको उसकी बारीकियां बताऊं। तो आज के वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इसको लाइक करना भी ना भूलें। अटल पेंशन योजना मई 2015 में लॉन्च हुई थी, और उस वक्त इस योजना का उद्देश्य था कि जो लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली ये स्कीम लॉन्च की गई थी। तो क्योंकि जो लोग ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं उनके पास EPF का प्रोविजन भी होता है, या वो NPS में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। लेकिन जो लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिनके पास में EPF का सब्सक्रिप्शन नहीं है, और जो लोग इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, वही लोग इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते थे। शुरुआत में यह स्कीम सिर्फ और सिर्फ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए बनाई गई थी, और जिन लोगों ने फाइनेंशियल ईयर 2015-16 में इस स्कीम को सब्सक्राइब किया था उनके लिए गवर्नमेंट ने एक और फैसिलिटी दी थी कि 5 साल के लिए, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 15-16 से लेकर 19-20 तक हर साल जो सब्सक्राइबर है वो जितने पैसे इसमें कंट्रीब्यूट करेगा उसका 50% या मैक्सिमम साल का 1000 रुपीज, इतना गवर्नमेंट भी उस अकाउंट में कंट्रीब्यूट करेगी। तो स्टार्टिंग में क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम में कंट्रीब्यूट कर रही थी और एक सोशल सिक्योरिटी के तौर पर यह स्कीम लॉन्च की गई थी, तो बाकी लोग इस स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन अब क्योंकि इस स्कीम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि गवर्नमेंट इसमें अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करेगी, इसके लिए अब यह कंडीशन है कि कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया जिसकी एज 18 ईयर्स से 40 ईयर्स के बीच हो वो इन्वेस्ट कर सकता है। और अब इस स्कीम में क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसके लिए कोई भी इंडिविजुअल जिसके पास पोस्ट ऑफिस में या सेविंग बैंक में अकाउंट है वो अटल पेंशन योजना में अपना अकाउंट खोल सकता है। यहां तक कि यदि आप EPF के मेंबर हैं, या फिर आपका NPS का ऑलरेडी अकाउंट है, या फिर आप इनकम टैक्स के दायरे में भी आते हैं, तो भी आप इस अटल पेंशन योजना के मेंबर बन सकते हैं। तो ये जो पहले कंडीशन थी, हालांकि आप कई वीडियो देखेंगे या आप कहीं पर पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो कंडीशन है कि सिर्फ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए यह स्कीम है। यहां तक कि PFRDA की वेबसाइट पर
अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी आपको 2015 का ब्रोशर मिलेगा और उसकी वजह से शायद आप ये सोचें कि ये स्कीम बाकी लोगों के लिए नहीं है। आप अटल पेंशन योजना का फॉर्म यहां पर देख सकते हैं और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है। आप फॉर्म में देख सकते हैं कि यहां पर साफ लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जिसका बैंक में या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है वो इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। तो दोस्तों ये तो बात थी कि स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने की। अब ये कैसे अलग है एनपीएस से? तो दोस्तों एनपीएस से अटल पेंशन योजना कैसे अलग है? सबसे बड़ी बात यह है कि एनपीएस में जब आप कंट्रीब्यूट करते हो अपनी मर्जी से, यदि आप एनपीएस टियर 1 की बात करें तो वहां पर आप 500 रुपीज से अकाउंट खोल सकते हैं और हर साल आपको मिनिमम 1000 रुपीज कंट्रीब्यूट करना होता है। और 60 इयर्स की एज के बाद आप 60% ऑफ द टोटल कॉर्पस, जो भी उस वक्त तक पैसा इकट्ठा होगा, उसका 60% आप विड्रॉ कर सकते हैं और 40% आपको एनवीटी में कन्वर्ट करना होता है। तो ये एनपीएस जो है वो आपके पेंशन के लिए, और इस तरह से मतलब आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो डिफाइंड है, पर पेंशन कितनी मिलेगी ये डिपेंड करेगा कि पैसा बढ़कर कितना हो जाएगा। यदि हम बात करें अटल पेंशन योजना की, तो अटल पेंशन योजना में आपकी पेंशन फिक्स है। यहां पर 1000 रुपीज से लेकर 1000, 2000, 3000, 4000 या 5000 आपको डिसाइड करना होता है कि 60 इयर्स की एज पर आपको कितनी पेंशन चाहिए। तो मिनिमम 1000 रुपीज और मैक्सिमम 5000 रुपीज आपको पेंशन डिसाइड करनी होगी। और जैसा मैंने बोला कि 18 इयर्स से लेकर 14 इयर्स तक का कोई भी व्यक्ति इसमें अपना अकाउंट खोल सकता है। आप जिस वक्त अपना अटल पेंशन योजना में अकाउंट खोल रहे हैं उस वक्त आपकी एज के आधार पर और आपको कितनी पेंशन चाहिए उसके आधार पर यह डिसाइड होगा कि आपको कितना कंट्रीब्यूट करना है रेगुलरली। दोस्तों अटल पेंशन योजना में आप मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं कि आपको कितनी पेंशन चाहिए, यानी कि 1000 रुपीज, 2000, 3000, 4000 या मैक्सिमम 5000 की पेंशन पाने के लिए आपको कितना कंट्रीब्यूट करना होगा। और यह सुविधा भी आपके पास में है कि यदि आप छोटे अमाउंट से स्टार्ट करते हैं, आपने स्टार्टिंग में सोचा कि आपको 1000 रुपीज की पेंशन चाहिए 60 इयर्स के बाद, तो उसके लिए आपको कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करना होगा। यदि आगे चलकर आप ये सोचते हैं कि आप इस अमाउंट को बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी यहां पर पॉसिबल है, उसका भी आप फॉर्म देख सकते हैं। ये फॉर्म आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस फॉर्म का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है आपकी सुविधा के लिए। यदि आपको फॉर्म डाउनलोड करना हो तो आप डायरेक्टली यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर पेंशन का प्रोविजन यह है कि जिस व्यक्ति ने अकाउंट खोला है उनको लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलेगी और उनके जाने के बाद उनके स्पाउस को, यानी कि हस्बैंड ने अकाउंट खोला है तो वाइफ को, और वाइफ ने अकाउंट खोला है तो वाइफ की डेथ के बाद हस्बैंड को लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलती रहेगी। और उसके बाद जब दोनों की डेथ हो जाएगी तो उसके बाद नॉमिनी को वो जो पैसा इकट्ठा हुआ था वो नॉमिनी को मिल जाएगा। तो ये यहां पर पेंशन का प्रोविजन है। पेंशन कितनी मिलेगी ये आपकी पहले तय हो जाती है, उसके आधार पर कितना कंट्रीब्यूट करना है ये भी आपको पहले से ही मालूम होता है। दोस्तों बात यह आती है कि क्या आपको इसमें अपना अकाउंट खोलना चाहिए। शुरुआत में जिन लोगों ने अकाउंट खोला उनके लिए एक एडिशनल बेनिफिट था कि उनके अकाउंट में सरकार अपनी तरफ से हर साल 1000 रुपीज तक कंट्रीब्यूट कर रही थी, लेकिन अब तो वो सुविधा है नहीं। तो अब बात यह है कि यहां पर गारंटीड पेंशन है। दोस्तों यहां पर आप एक्सेल में देख सकते हैं कि यदि 6% की महंगाई दर हो तो भी अगर मैं बात करूं कि आपको 20 इयर्स के बाद में पेंशन मिलेगी 5000 रुपए की, तो उस 5000 की वैल्यू आज की तारीख में कितनी होती है। तो आप देखिए इस हिसाब से अटल पेंशन योजना में मैक्सिमम पेंशन 5000 रुपए महीना मिल सकती है और यहां पर जो सब्सक्राइबर है उसकी एज 18 इयर्स से 40 इयर्स के बीच हो सकती है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से लेकर 40 साल के बीच की उम्र वाला है वो ये अकाउंट खोल सकता है। तो यदि मैं उदाहरण के तौर पर ये लेके चलता हूं कि 40 इयर्स की एज वाला पर्सन ये अकाउंट खोल रहा है तो उसको 20 साल के बाद 5000 रुपए मिलने स्टार्ट होंगे। अब ये 5000 रुपए की अगर मैं कीमत देखूं 20 साल के बाद आज की तारीख के कितने पैसे के बराबर है, तो यदि मैं एक 6% का इन्फ्लेशन मान के चलता हूं कि महंगाई दर
6% से साल दर साल बढ़ती रहेगी। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहां पर कि प्रेजेंट वैल्यू इस फ्यूचर 5,000 रुपए की कितनी होगी। रेट हम देखते हैं 6%, नंबर ऑफ पीरियड्स या नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो 20 है, और फ्यूचर वैल्यू जो है वो 5,000 रुपीज है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, इसको मैं माइनस में कर रहा हूं जस्ट ये पॉजिटिव आंसर लाने के लिए। तो आप देख सकते हो कि आज के 1,559 रुपए के बराबर होंगे 20 साल के बाद। और यदि हम ये लेकर चले कि कोई 25 साल की उम्र का व्यक्ति है जो आज इस अटल पेंशन योजना में अपना अकाउंट खोल रहा है, तो 25 साल की उम्र के हिसाब से अगर 60 साल में पेंशन मिलेगी, यानी कि 35 इयर्स के बाद पेंशन मिलना स्टार्ट होगी। तो यदि मैं यहां पे 35 इयर्स को कर देता हूं, तो दोस्तों इस 5,000 रुपीज जो आज के 5,000 रुपए हैं, अगर महंगाई दर 6% की है, इसका मतलब उस 5,000 रुपए की कीमत 35 साल के बाद, जो 25 साल का व्यक्ति अभी है, जब वो 60 इयर्स का होगा, उसकी वैल्यू 650 रुपीज के बराबर होगी। तो इस हिसाब से अगर हम पेंशन की बात करें तो आप 25 साल के अगर आप हो तो आप 650 रुपया महीना पेंशन पाने की प्लानिंग कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से ये पेंशन के लिए कोई बहुत बड़ी प्लानिंग नहीं हो पाएगी। अब दूसरी बात ये करते हैं कि हम रिटर्न्स की। अगर मैं ये बात बोलूं कि आपको अटल पेंशन योजना में गारंटीड रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि यहां पर आपकी पेंशन तय है कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस हिसाब से आपको कितनी पेंशन मिल रही है। तो दोस्तों हम कंपेयर करते हैं कि यदि आप एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो आपको कितनी पेंशन मिलेगी, और यदि आप अटल पेंशन योजना में 5,000 रुपए की पेंशन पाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर ये एक चार्ट है। यदि यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं कि एक 25 इयर्स ओल्ड पर्सन, 25 साल का व्यक्ति, और मैक्सिमम जो पेंशन मिलती है 5,000 रुपए की, उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, और उसके लिए हर महीना 25 साल के व्यक्ति को हर महीना 376 रुपी इन्वेस्ट करना होगा 20 सालों के लिए। यानी कि अब यहां देख सकते हैं मंथली मोड दिखाया मैंने आपको, 5,000 की मैक्सिमम पेंशन की हम बात कर रहे हैं, और 25 इयर्स की एज। सो 25 इयर्स की एज का व्यक्ति यदि अकाउंट खोल रहा है तो उसको 376 रुपीज एवरी मंथ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा 35 इयर्स के लिए, तब उसे पेंशन मिलेगी 5,000 पर मंथ। तो दोस्तों अगर हम ये देखें कि सेम अमाउंट आप एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो आपको कितनी पेंशन मिलेगी, तो यहां पर देखते हैं डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि मैंने एग्जांपल लिया 25 इयर्स। अब यहां पर कंट्रीब्यूशन, क्योंकि हमने देखा कि यदि हमें कंट्रीब्यूट करना है अटल पेंशन योजना में 5,000 की पेंशन पाने के लिए, तो वहां पर कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हम हर महीना 376 रुपीज। सो 376 रुपीज में यहां पर भी कंट्रीब्यूट करता हूं। अगर 376 पर मंथ कंट्रीब्यूट करता हूं, और दूसरी बात, क्योंकि हमें अब रिटर्न्स की बात है, आप यहां पर देख सकते हैं कि जो हिस्टोरिकल रिटर्न्स हैं वो लगभग 10% रहे, फिर भी चलिए मैं ऑन सेफर साइड इस रिटर्न को 9% कर लेता हूं। इसको अगर 9% कर लेते हैं, और एनविटी जो है वो मैं पूरे पैसे की लूंगा, क्योंकि यदि मैं कंपेयर कर रहा हूं अटल पेंशन योजना के साथ, हालांकि एनपीएस में चॉइस है कि 60 इयर्स की एज होने पर 60% लमसम में विड्रॉ किया जा सकता है और 40% कॉर्पस को एनविटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि हम इसे कंपेयर कर रहे हैं अटल पेंशन योजना से, और अटल पेंशन योजना में जो पूरा पैसा होता है उसमें से आपको कोई कम्यूटेशन ऑफ पेंशन या विड्रॉल की फैसिलिटी नहीं है, बल्कि पूरे पैसे से आपको वो 5,000 की पेंशन मिलती है। तो मैं ये 9% के रिटर्न के हिसाब से यहां पर इसको 100% कर देता हूं कि आप पेंशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहां पर जो एनविटी रेट है, यानी कि जब 60 इयर्स की एज हो जाएगी तो उसके बाद मान लेते हैं कि 6% के हिसाब से, और आज की तारीख में भी जो एनविटी प्लान है वहां पर लगभग 6% का रिटर्न मिल रहा है। तो 6% का यदि रिटर्न मिल रहा है तो आप देखिए
5,572 रुपीज की पेंशन आपको मंथली मिलती है। यानी कि अटल पेंशन योजना में आपको गारंटीड 5,000 रुपीज पेंशन मिल रही है, जिसके लिए आप हर महीना 376 रुपीज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहां पर आपको गारंटी नहीं मिल रही है, लेकिन यदि हम हिस्टोरिकल रिटर्न्स को ध्यान में रख रहे हैं और उसके हिसाब से जो हिस्टोरिकल रिटर्न्स मिले हैं उससे भी कम, मैंने 9% का रिटर्न एक एक्सपेक्ट किया है और साथ ही एनवीटी जो है वो 6% पे कैलकुलेट की है, तो आपको लगभग उतनी ही या उससे ज्यादा की पेंशन आपको मिलेगी। दोस्तों यहां पर एक चीज और आप देखेंगे कि यदि आप अटल पेंशन योजना में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हर महीना 5,000 की पेंशन पाने के लिए, जो एग्जांपल मैंने आपको दिखाया है 376 रुपीज पर मंथ, यहां आपके पास 8.5 लाख रुपए का कॉर्पस इकट्ठा हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि अटल पेंशन योजना में यदि आप पेंशन पा रहे हैं तो सब्सक्राइबर जो है, जो मेंबर है, उसको पेंशन मिलेगी, उसकी डेथ के बाद में स्पाउस को पेंशन मिलेगी और उसके बाद दोनों की डेथ होने पर नॉमिनी को ये जो पैसा इकट्ठा हुआ है वो वापस मिलेगा। और वो कितना है यहां पर 8.5 लाख रुपए। और यदि मैं इस एग्जाम्पल में यहां देखता हूं कि मैंने जो कंट्रीब्यूट किया 376 रुपीज 35 ईयर्स के लिए, यहां पे जो कॉर्पस इकट्ठा होता है वो हालांकि गारंटीड नहीं है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये गारंटीड नहीं है, लेकिन हिस्टोरिकल रिटर्न्स को ध्यान में रखते हुए और उससे भी कम मैंने 9% का रिटर्न यहां पर लिया है, तो 9% के रेट के हिसाब से 11,14,407 रुपीज बनते हैं। यानी कि अगर एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो यहां पर भी लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलेगी मेंबर को, सब्सक्राइबर को, उसके बाद स्पाउस को और बाद में नॉमिनी को ये 11,14,407 रुपये वापस मिल जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं लिक्विडिटी की। एनपीएस में यदि आपको 60 इयर्स की एज से पहले एग्जिट करना हो तो उस केस में 20% आप लमसम में विड्रॉ कर सकते हैं और 80% आपको एनवीटी में कन्वर्ट करना ही होगा। यदि आपको बीच में किसी इमरजेंसी की वजह से पैसे की जरूरत पड़ती है, जैसे कि कुछ स्पेसिफिक इलनेस है, उनकी लिस्ट है, ऐसा कुछ है, टर्मिनल इलनेस है, या फिर अपने किसी डिपेंडेंट की हायर एजुकेशन या कोई इस तरह की जरूरत के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, या फिर आपको घर बनाना है या घर लेना है, तो उस केस में आप अपने कंट्रीब्यूशन का 25% विड्रॉ कर सकते हैं और ये पूरे आपके 60 इयर्स की एज तक आप 3 बार ही विड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो कंडीशन है, जो मैंने बोला कि अपने कंट्रीब्यूशन का, ये स्पेशली मैं बात कर रहा हूं जो लोग कॉर्पोरेट मॉडल में हैं या फिर गवर्नमेंट सर्विस में हैं उनके लिए, क्योंकि वहां पर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी होता है या गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है। उस केस में मेरा कहना यह है कि सिर्फ जो अपना कंट्रीब्यूशन है उसका 25% मैक्सिमम पूरी सर्विस के दौरान 3 बार विड्रॉ कर सकते हैं, बट वो जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो 25% से ऊपर नहीं जा सकता है। और ऑल सिटीजन मॉडल की हम बात कर रहे हैं तो वहां पर आप ही कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसका 25% आप मैक्सिमम विड्रॉ कर सकते हैं, ये स्पेसिफिक कंडीशंस में। अब अगर हम बात करें अटल पेंशन योजना की, तो दोस्तों शुरुआत में अटल पेंशन योजना में भी ये कंडीशन थी, यदि 60 इयर्स की एज से पहले सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो उस केस में स्पाउस के पास ये ऑप्शन होता है कि वो आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं और पेंशन पा सकते हैं। दूसरा ये भी ऑप्शन है, यदि स्पाउस ये चाहे कि जो पूरा पैसा है उसको लमसम में विड्रॉ कर लिया जाए तो वो भी पॉसिबल है। और यदि दोनों की डेथ हो जाती है, यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों की डेथ हो जाती है, तो उस केस में नॉमिनी उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके अलावा पहले यह कंडीशन थी अटल पेंशन योजना में कि सिर्फ टर्मिनल इलनेस के केस में आप पैसा लमसम विड्रॉ कर सकते हैं। एक तो मैंने बताया कि डेथ के केस में स्पाउस या नॉमिनी लमसम में विड्रॉ कर सकते हैं, और दूसरा जो सब्सक्राइबर है वो खुद यदि कोई इलनेस है तो उस केस में पैसे को विड्रॉ कर सकते थे। लेकिन दोस्तों इसमें अमेंडमेंट हुआ है। यदि आप अभी एग्जिट फॉर्म देखें, आप यहां पर देख सकते हैं और इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में यहां पर डाल रहा हूं आपके लिए। तो यदि आप यहां पर देख रहे हैं तो यहां पर 2 ऑप्शन है, आपको वॉलंटरी एग्जिट करना है या फिर टर्मिनल इलनेस है। तो यहां पर दोनों ही केस में यदि टर्मिनल इलनेस है उस वजह से एग्जिट करना है, लेकिन उसके अलावा यदि वॉलंटरी एग्जिट करना है तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो यहां पर एक कंडीशन है कि यदि आपको वॉलंटरी एग्जिट करना है
तो यदि आपने गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन यहां पर लिया हुआ है तो वो वहां से विड्रॉ हो जाएगा, वो आपको नहीं मिलेगा, आपका ही कंट्रीब्यूशन आपको मिलेगा। और साथ ही यहां पर जो भी चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं वो चार्जेस भी आपके कॉर्पस में से डिडक्ट हो जाएंगे। दोस्तों, यदि टैक्स बेनिफिट के हिसाब से बात करें तो आपको टैक्स बेनिफिट दोनों में मिलेंगे। जब आप एनपीएस में कंट्रीब्यूट करते हैं तो वहां पर 80CCD1 के तहत आपको 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। और ये जो 1.5 लाख की लिमिट है, ये 80C की लिमिट जो है, जो कि आप डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करके टैक्स में छूट पाते हैं, और ये जो एनपीएस में कंट्रीब्यूट करेंगे सब मिलाकर 1.5 लाख की लिमिट है। लेकिन उसके अलावा एनपीएस में कंट्रीब्यूट करके आप 50,000 रुपए का एडिशनल डिडक्शन मिलता है जब आप एनपीएस में कंट्रीब्यूट करते हैं। यहां पर जब आप अटल पेंशन योजना में कंट्रीब्यूट करेंगे तो यहां पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, लेकिन एक तो वो 1.5 लाख की लिमिट के अंदर होगा, और दूसरी बात यह है कि वहां पर क्योंकि अब मैक्सिमम 5,000 की पेंशन के लिए ही आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और यहां पर आप देखेंगे तो लगभग आपको 15,000 रुपए तक का ही डिडक्शन मिलेगा। तो इस हिसाब से अगर आप टैक्स प्लानिंग की बात करें तो एनपीएस डेफिनेटली सुपीरियर है। कई बार लोग मुझसे ये बात भी पूछते हैं कि क्या हम दोनों में अकाउंट खोल लें, हम एनपीएस में भी खोलेंगे और एपीवाई में भी अकाउंट खोलेंगे, तो एक पेंशन वहां से आएगी और एक पेंशन यहां से आएगी। आप बिल्कुल कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से यहां पर कुछ फायदा दिखाई नहीं दे रहा है। यदि आपको बड़ी पेंशन चाहिए तो एनपीएस में कोई लिमिट है नहीं, आप जितना चाहें उतना वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने पहले वीडियो में पूरा कैलकुलेट करके आपको बताया हुआ है कि आपको अगर आप एक कंट्रीब्यूट करते हैं तो कितनी पेंशन बन सकती है। तो इससे अच्छा है कि आप अपना एनपीएस में कंट्रीब्यूशन बढ़ाएं और वहां पर समय के साथ आप इसको बढ़ाते रहें, तो वहां पर आपकी पेंशन ज्यादा बनेगी। तो अगर पेंशन की प्लानिंग करनी है तो मेरे हिसाब से एनपीएस एक बेहतर प्रोडक्ट है। उसके अलावा आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करके भी अपने पेंशन के लिए कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। कभी हो सकता है कि मैं आगे चलकर एक एनपीएस और म्यूचुअल फंड का भी कंपैरिजन करके बनाऊंगा कि दोनों से आप कैसे पेंशन की प्लानिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जितना अधिक से अधिक हो सके इसको शेयर भी करें। और साथ ही यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।